तो मिडिल ईस्ट में बारूदी हमले का आज नवा दिन है। यूएस, इजरायल और ईरान के बीच बमबारी लगातार जारी है। यूएस, इजरायल की सेना ईरान पर भीषण बमबारी कर रही है, तो वहीं ईरान की तरफ से भी इजरायल और अमेरिका की सेना को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कैसे तेल अवीव से लेकर तेहरान तक बारूदी बारिश हो रही है। तस्वीरें देखिए आप टेलीविजन स्क्रीन पर। ईरान में इजरायल के हवाई हमलों से भारी तबाही हुई है। तेहरान में तेल डिपो को निशाना बनाया गया है, तो वहीं ईरान ने दुबई में ड्रोन से हमला किया। ईरान ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया है, तो वहीं इजरायल ने इराक के मोसुल और लेबनान पर हवाई हमले किए हैं। सभी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर देखिए, छह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। युद्ध का आज, जैसा हमने आपको बताया, नवा दिन है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, और अब सीधे लेके चलते हैं आपको मेरी सहयोगी जिया के पास। वॉर रूम से इस जंग को लेकर बड़ी खबर बताएंगी। बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार पल पल की अपडेट्स एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, और क्योंकि 8 दिन पूरे हो चुके हैं, 9वां दिन इस महायुद्ध का शुरू हो चुका है, तो आइए जान लेते हैं महायुद्ध से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट्स। इजरायल और ईरान के बीच यह युद्ध का सिलसिला लगातार जारी है, और जो महायुद्ध का 9वां दिन है उसमें प्रवेश कर चुका है ये युद्ध। ऐसे में भयंकर तबाही अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। ईरान मिडिल ईस्ट का बुली नहीं है, लूजर है, ये ट्रंप ने कहा है। तो वहीं एक और बड़ा अपडेट ये भी आपको बता दें, उन्होंने ईरान तरफ से कहा गया है कि हम बिना शर्त सरेंडर नहीं करेंगे। ये जब ट्रंप ने कहा था तो ईरान ने अब ये जवाब दिया है। ईरानी नौसेना के 42 जहाज तबाह किए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से ये बड़े दावे किए गए हैं। एक और बड़ा अपडेट ये कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम जो है वो जल्द सामने आ जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही ये भी अपडेट मिल रहा है, आगे जाके आपको लगातार हम अपडेट बता रहे हैं। इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलों से जो हमला है वो भी यहां पर किया जा रहा है। इजरायली बमबारी से ईरान में भीषण तबाही का दौर भी चल रहा है। तो ये तो तमाम बड़े अपडेट्स हैं। दुबई के मरीना इलाके में ड्रोन से भी अटैक किया गया है, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई। ब्रिटेन में अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर भी उतरा। महायुद्ध के ये जो 10 बड़े अपडेट्स हैं वो आपके सामने। यूएई में भारतीय प्रवासी ने फंसे लोगों को शरण दी है, ये भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। तो वहीं देखिए ये महायुद्ध के 10 बड़े अपडेट्स, क्योंकि 9 दिन में, ये 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है महायुद्ध, और 8 दिन से लगातार तबाही की तस्वीरें आशीष हम देख रहे हैं। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जिया, बड़ी खबरें बताने के लिए महायुद्ध से जुड़ी, और अभी 9वें दिन में है हम। कोई भरोसा नहीं कि कितने दिन और ये जंग आगे जारी रहे। महायुद्ध पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राज पुरोहित साहब, आपका स्वागत है। लेकिन उससे आपके पास आऊं उसके पहले एक बड़ी खबर बतानी जरूरी है। एक बड़ी ब्रेकिंग खबर अभी आपको बताते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में भयंकर बमबारी हुई है। तेहरान पर इजरायल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। तेहरान के मेहराबान एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। ये देखिए तस्वीरें, ये किस तरह से तेहरान के एयरक्राफ्ट फ्यूल डिपो पर हमला किया गया। एयर स्ट्राइक में जल उठा मेहराबाद एयरपोर्ट। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धू धू करके, देखिए आसमानों तक कैसे धुआं उठता हुआ, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा हमला है। अभी तक इसकी आशंका नहीं जताई जा रही थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि कम से कम ऑयल डिपो जैसे जो भी संस्थान है उन पर हमला नहीं किया जाएगा। एयर स्ट्राइक में जल उठा है मेहराबाद एयरपोर्ट, और इसी वजह से हमने वो खबर भी आपको बताई कि इसके रिटेलिएशन में कैसे दुबई पर जवाबी हमले वापस ईरान ने किए। ईरान पर इजरायल और अमेरिका हर घंटे 20 बम गिरा रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमले उन ठिकानों पर हो रहे हैं जहां से ईरान अपनी मिलिट्री ऑपरेशन चलाता है, जिसकी एक तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां इजरायल के हमले के बाद तेहरान में बारूदी तांडव देखने को मिला। इजरायल ने तेहरान में फ्यूल डिपो पर हमला कर दिया, वहीं एक हमला मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी किया गया, जहां से ईरान अपने सैन्य ऑपरेशन चला रहा था। लेकिन हवाई हमलों के बाद अफरा तफरी मच गई। इन हमलों के बाद इजरायल और अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपको तस्वीरें हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिडनाइट एयर स्ट्राइक्स की गई फ्यूल डिपो पर, किस तरह से हमला किया, और सामने है आपके वो अग्निकांड जो उसके बाद वहां पर देखने को मिला। साथ ही मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया। तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से हवाई हमले ईरान पर अमेरिका और इजराइल के जारी है। और अब सीधे आपको वापस लेकर के चलता हूं मेरी सहयोगी जिया के पास वॉर रूम से।
बिल्कुल, वॉर रूम से इस वक्त की एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें। ईरान ने यहां पर ड्रोन से लगातार अटैक किए हैं और कुवैत में यूएस का एयरबेस है, उस पर यह अटैक किया गया है। बड़ी जानकारी वॉर रूम से हम आपको बता रही है। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अली अल सलेम एयरबेस पर कुवैत के यह हमला किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से यह हमला किया है। लगातार जो ईरान है वो ड्रोन से इन अटैक्स को अंजाम दे रहा है। रडार टावर के पास ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है। लगातार ईरान की तरफ से अलग अलग जो इलाके हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य बेसेस मौजूद है, वहां पर जाकर ईरान हमले कर रहा है। अब कुवैत के अली अल समेत जो तमाम एयर बेसेस है उन पर अटैक की जानकारी मिल रही है। ईरान ने यह अटैक किए हैं। यूएस का एयरबेस है अली अल सलेम, जहां पर यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। कुवैत में दरअसल ये अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद, और ये तस्वीरें आपके सामने कैसे शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया गया और उसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार और आग की जो लपटें हैं वो देखने को मिल रही है। आशीष, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जी। हम सीधे चलते हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर राजपुरोहित साहब जुड़े हुए। ब्रिगेडियर साहब, इस बात का जैसे मैं अभी कह रहा था और हम ये बड़ी खबर दिखा रहे थे कि एक ऑयल फैसिलिटी को इतने बड़े टारगेट पर ले लिया जाएगा, इस तरह से हमला किया गया। कहां तो हम कल बात कर रहे थे कि एक गुंजाइश छोड़ी जा रही थी कि बातचीत हो सके। आपको लगता है कि इसके बाद अब ये जंग और भी ज्यादा बढ़ेगी? जी, आपका एनालिसिस ठीक है आशीष। ये जंग बढ़ेगी ऐसा लगता है। वजह इसकी मैं आपको कुछ एक बताना चाहूंगा। अगर मैं असेसमेंट करूं इस समय में, तो पिछले 8 दिन के अंदर क्या हुआ है। 8 दिन के अंदर पहले 2-3 दिन में तो उन्होंने ईरान का जो मोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल बेसेस, खमेनेई के और प्रेसिडेंट पेजेशकियां के ठिकानों के ऊपर हमले करके उनको बर्बाद किया। उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके जहां जहां मिसाइल लॉन्चर्स थे उनके ऊपर स्ट्राइक किया। अब ये मुझे लगता है कि ये अगले फेज में आ गए हैं, जबकि कल रात से जो ये हमले हुए हैं, इंटेंसिफाइड अटैक्स हैं ये। और ये अटैक्स कहां का है देखिए, उसके एयरपोर्ट के ऊपर, उनके ऑयल डिपोज के ऊपर, ऑयल स्टोरेज के ऊपर। तो अभी उनका मुख्य मुद्दा ईरान के जो मोटे मोटे लॉजिस्टिक्स और वॉर फाइटिंग एफर्ट्स के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ऑयल स्टोरेज है, उनको बर्बाद करना। अभी तक इन्होंने इनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक नहीं किया है। कुछ एक जो हुए थे शुरू में उनके ऊपर हुआ है। और जहां एक तरफ प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, या तो ईरान सरेंडर करे या मार खाए, तो ईरान तो पिट रहा है क्योंकि उसके पास न उतनी एयरफोर्स है, न उतनी नेवी है। जिया ने बताया नेवी के इतने शिप्स उनके बर्बाद हो गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी डिक्लेयर कर दिया कि नेवी इज ऑलमोस्ट डिमोलिश्ड। एयरफोर्स उनका लिमिटेड था, वो उन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब जो बचा है ईरान के पास में, उनकी मिसाइल्स बची हैं, उनके ड्रोन्स बचे हैं, और ये युद्ध एक तरफा होता जा रहा है, जहां पे कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं। देखने वाली बात यह कि एक तरफा युद्ध के बावजूद भी जो ईरान अपने ठिकाने चुन चुन के मार रहा है, जो कुवैत के अंदर उन्होंने यूएस एयरपोर्ट को अटैक किया, यूएई के अंदर अटैक किया, और ये जो छुटपुट हमले कर रहा है मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब तो ये और भी ज्यादा स्पाइरल हो सकता है, खतरा इतना बड़ा मंडरा रहा है। वॉर रूम से इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि महायुद्ध 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 8 दिन भारी तबाही देखने को मिली है, और वॉर रूम से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप जानिए। बहरीन पर ईरान का एक और हमला हुआ है। ईरान ने शायद 136 ड्रोन से यह अटैक किया। ईरान लगातार ड्रोन के माध्यम से अटैक्स को अंजाम दे रहा है, और जानकारी मिल रही है कि एक रिहायशी बिल्डिंग पर ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया, और उस अटैक के बाद कैसे बिल्डिंग से आग की लपटें और धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बहरीन में कैसे ड्रोन आता है और अचानक से ये सीधे जाकर बिल्डिंग के ऊपर ही क्रैश हो जाता है, फट जाता है, और एक बड़ा सा जो गुबार है आग का वो दिखाई देता है। पूरे इलाके में रोशनी फैल जाती है। ईरान की ये जो ड्रोन वाली साजिश है और ये जो रणनीति है वो लगातार सामने आ रही है। बहरीन में अब एक बार फिर से ईरान ने ये ड्रोन अटैक किया है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन, जिसका वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त, उसी के द्वारा रिहायशी इमारत पर ईरान ने ये ड्रोन अटैक किया है बहरीन पर। उसकी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आशीष, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जिया। ये बड़ी खबर है कि किस तरह से अभी हम बता रहे थे कुवैत पर हमला हुआ, बहरीन पर। सीधे चलता हूं हमारे एक्सपर्ट ब्रिगेडियर राजपुरोहित साहब के पास। सर, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि कल हमने राष्ट्रपति का बयान देखा था और खेद भी जताया था इन लोगों ने कि अब आस पड़ोस के मुल्कों पर हमला नहीं करेंगे, आप अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ न करने दें। अभी कुवैत की खबर, अब बहरीन पर हमला,
और आप कह रहे थे कि ये तो और बढ़ता जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, आप अनम्यूट करें, मेरे ख्याल से आपके एंड से म्यूट किया हुआ, आप अनम्यूट करें। और मैं सवाल आपसे ही पूछ रहा था सर, क्या अब ये खतरा और बढ़ता जा रहा है? क्या बड़ी जंग में तब्दील होता जा रहा है? बहरीन पर हमला हो रहा है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग मैं आपको इंफॉर्मेशन बताता हूं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेलावेयर से आते वक्त, जहां वो उनके 6 सोल्जर्स के उस समारोह में गए थे उनको घर भेजने के, जहां मिलानिया भी थी, और तब उन्होंने वापसी के अंदर कहा था कि मैं अब इस वॉर को एस्केलेट करूंगा, नए फेज के अंदर जाएगा। तो एक बात तो ये, और ये स्ट्राइक कल रात को हो गई है। दूसरा देखिए कि पेजेश्कियां साहब जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जी जिन मेरे नेबरिंग कंट्रीज में हम अटैक कर रहे हैं, हम उनसे माफी चाहते हैं क्योंकि हालात की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। और बहरीन ने उनके बोला, बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हम इस अपोलॉजी को वेलकम करते हैं, लेकिन अब इसको हमको डायलॉग के अंदर और इफेक्टिवनेस के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। तीसरा, ओमान गल्फ कंट्रीज से मिलकर के नॉन ईयू देशों के साथ मिलकर के वार्तालाप कर रहे हैं कि किस तरह से इस युद्ध को रोका जाए। तीसरी तरफ इजराइल ने अटैक किया है और ईरान उसका जवाब दे रहा है। तो ये जो चौतरफा एक्टिविटीज हो रही है कि दोनों साइड्स जूझ रही है, लड़ रही है, एक दूसरे को मार काटने पर तैयार है, ईरान सरेंडर को तैयार नहीं है। लारीजानी साहब ने कल ही बोला है। जी बिल्कुल, उनका बयान भी हमने देखा था। ब्रिगेडियर साहब वापस आएंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर दर्शकों को देनी बहुत जरूरी है। सीधे चलते हैं जिया के पास वॉर रूम में। बिल्कुल आशीष, वॉर रूम से दर्शकों के लिए एक और बड़ी खबर। देखिए, लगातार अमेरिका और इस्राएल के साथ साथ ईरान के बीच जो संघर्ष जारी है वो 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। महायुद्ध के बीच यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया। युद्ध में ईरान का नक्शा बदल डालेंगे। और जैसा कि राजपुरोहित सर भी कह रहे थे कि लगातार ये जो युद्ध है वो एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर अमेरिका ये पहले से कह चुका है। और ऐसे में एक और बड़ी ये जानकारी सामने आ रही है कि कैसे अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम ईरान का नक्शा बदल कर रख देंगे। रूस ईरान की मदद नहीं कर रहा है। इस बारे में भी ये जानकारी साझा की जा रही है। एक बार उनका बयान सुन लेते हैं। Of Iran will look the same. The war is complicated enough without getting the Kurds involved. And do you think the map of Iran looks the same after this is all done? That I can't tell you. Probably not. Sorry, when you talk about when this ends, we're going to have a much safer world. You know that. So this is a minor excursion, but when this ends, we're going to have a much safer world, and we will have gotten rid of a lot of sick and demented people leadership. So we got rid of the one leadership, then we got rid of the second level of leadership. Now they're on their third or fourth level of leadership, and they have leaders right now that nobody even knows who they are. ब्रिगेडियर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि नक्शा बदल देंगे ईरान का। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सर कि क्या आर्ग्यूएबली दुनिया का जब सबसे ताकतवर आदमी यह कहता है कि वो नक्शा बदल देगा, तो क्या अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत नहीं बची जो मध्यस्थता कर सके, जो इस जंग को रोकने में कामयाबी दिला सके, कोई रास्ता निकल सके? आपको क्या लगता है? जी, पहली बात तो यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को वो कहते हैं ना, पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, क्योंकि ये कब यू टर्न कर जाएंगे पता नहीं है। और इनका स्टेटमेंट सीधा दंड पर जाता है। चाणक्य नीति की दंड से ही बात करते हैं और बाद में घूम करके साम और दाम के ऊपर आते हैं। तो थोड़ा सा उस निगाह से देखना चाहिए। लेकिन ये खतरा रियलिस्टिक है, जिन्होंने कल रात को किया है और जिस तरह से करना चाह रहे हैं ये रियलिस्टिक है। वो ईरान की जो नई रिजीम जो भी आएगी उसके ऊपर असर डालना चाहते हैं। रही बात कि इसको मध्यस्थता कौन कर रहा है, तो देखिए, पहले इजिप्ट ने कोशिश किया था। पिछले कुछ समय से वॉर शुरू होने से पहले भी जब डिप्लोमेटिक बातचीत नंबर 3 शुरू हुई थी, तब भी ओमान ने कोशिश की थी, जेनेवा के अंदर बात की चल रही थी। इस दौरान हमारे जयशंकर साहब ने इनके सभी फॉरेन मिनिस्टर से बात किया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सऊदी अरेबिया से लेकर के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तक सबसे बात किया था कि ये युद्ध ना हो। और युद्ध जब शुरू हुआ था उसके बाद फिर जयशंकर साहब ने बात किया था। तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है। ऐसा नहीं है कि एक बार युद्ध खत्म हो गया तो अब स्वाहा ही होकर के होगा। रास्ते हमेशा अवेलेबल हैं।
रही बात दोनों पार्टियों को समझाने और बातचीत करने वाली है कि किस तरह से समन्वय बना करके, तालमेल बना करके बुद्धिमता से बात करे, बुद्धूमता की तरह ना बात करे। बुद्धिमता का तो इस्तेमाल कहीं होता दिख ही नहीं रहा ब्रिगेडियर साहब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गुंजाइश तो होती है, लेकिन उस गुंजाइश को एक्सप्लोर कौन करे जब खुद ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। महायुद्ध के 9वें दिन ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक बार फिर ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने युद्ध का 27वां दौर एक तरह से शुरू कर दिया है। इजराइल पर क्लस्टर बमों से किया गया है हमला। ये देखिए पीछे क्लस्टर बम्स, कैसे क्लस्टर बम्स से ये हमला किया गया है। इजराइल पर क्लस्टर बमों से ईरान ने हमला किया है। मध्य इजराइल पर ईरान का जोरदार हमला। ये देखिए ये क्लस्टर बम्स, किस तरह से ये हमला किया गया। इजरायली हमले के बाद ईरान का पलटवार। ईरान ने युद्ध का, जैसा हम आपको बता रहे, 27वां दौर शुरू कर दिया। इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला किया है। ये उनका अपना मैकेनिज्म है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। ये 27वां दौर है जिस तरह से ईरान अपने दुश्मनों पर हमला करता है। ब्रिगेडियर साहब वापस आता हूं आपके पास। क्लस्टर बम से 27वां दौर शुरू करके हमला, जरा इसको आप बेहतर तरीके से दर्शकों को बताएं कि ये किस तरह से फेज बाय फेज लगातार ईरान से अब जवाबी हमले इजराइल पे हो रहे। जी आशीष, आप ठीक बोल रहे हैं। जब ये बात क्लस्टर लेवल पर आ जाती है, पहले तो था जी आप वो ड्रोन से हमला कर रहे हैं, ड्रोन के अंदर 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो एक्सप्लोजिव है। अब अगर उसके बाद अपनी वो शायद मिसाइल इस्तेमाल करे तो उसके अंदर 200 किलो, 500 किलो का बारूद होता है। और जब ये कहे जी हम बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत एक डायमेंशन ही अलग हो जाता है। एक मिसाइल आ रही है तो उसको, उस एक मिसाइल या ड्रोन को इंटरसेप्टर मिसाइल मार करके अमेरिका और इजराइल बर्बाद कर रहे थे। और वो रेशो बिल्कुल अलग था कि $20,000 का एक ड्रोन और $4 मिलियन की एक इंटरसेप्टर मिसाइल, तो नुकसान यूएस को ज्यादा हो रहा था। लेकिन जब बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती है, क्लस्टर बम आ जाता है, और जब वो नीचे आ रहा है तो एक बॉम्ब नहीं है, वो सैकड़ों बॉम्ब छोटे छोटे बन करके और पूरे टारगेट पर आते हैं। अब जब सैकड़ों बॉम्ब आ रहे हैं तो इंटरसेप्टर मिसाइल किस किस को तोड़े, किस किस को बर्बाद करें? यानी आसान शब्दों में अगर दर्शकों को समझाएं तो ये जंग जो है और तीव्रता से अब आगे बढ़ रही है। एक तरह से अगला गियर लगता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर ईरान को बहुत पुश किया गया और जब उसके खतरे पर आ गई कि जी अब तो बिल्कुल हम बर्बाद हो जाएंगे, तो डोंट बी सरप्राइज अगर वो दोस्तों के साथ मिलकर के नॉर्थ कोरिया को बोले भाई देना एक मोटा बम, और वो मोटा भाई लगा दे यहां पर। नहीं तो ये दोस्त कौन हो सकते हैं? आपको लगता है चीन और रूस उनको आर्म्स सप्लाई करेगा, सैन्य मदद देगा? अभी तक तो ये खबर आ रही थी, आरोप लग रहा था कि रूस उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। आपके मुताबिक क्या आपको ये खतरा लगता है कि बाकायदा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये खतरा बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस और चीन उनको, ईरान को मदद नहीं कर रहे, अभी उनको इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो वेपन्स एंड इक्विपमेंट चाहिए। बीच में न्यूज थी कि चाइनीज एयरक्राफ्ट देखे गए, रशियन एयरक्राफ्ट देखे गए ईरान के अंदर, तो वो उनको एक रसद सप्लाई वाली बात मैं मानता हूं, लेकिन वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। इसका अपना स्ट्रेटेजिक रीजन है कि शायद ये देखने वाली बात होगी। सर आप सही कह रहे हैं, अभी तो खुल करके सामने नहीं आए, लेकिन ये देखना होगा और बड़ा खतरनाक हो सकता है अगर दो दूसरे महाशक्ति भी इस जंग में डायरेक्टली शामिल होते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के लिए एक बार फिर से चलते हैं वॉर रूम में जिया के पास। बिल्कुल आशीष, वॉर रूम से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें। देखिए लगातार ये जो युद्ध है वो जारी है, 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन आज शुरू हो चुका है और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने शहीद यूएस सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शहीद हुए थे 6 अमेरिकी सैनिक और मेलानिया ट्रंप, जेडी वांस ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान एक बार फिर से दिया है और बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। इसके पहले भी ट्रंप ये चेतावनी दे चुके हैं कहीं ना कहीं कि वो नक्शा बदल के रख देंगे ईरान का, और ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा ये जो युद्ध है वो गंभीर होता हुआ, तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेलानिया ट्रंप जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है, जेडी वांस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहकर सभी उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई।
very sad day, and glad we paid our respects. It's a tough situation. Great people, great parents. ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि अभी जो खबर जिया ने दिखाई, अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने जाकर के वो जो 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर डिप्लोमेटिकली इसको समझें, हालांकि युद्ध का माहौल है, एक भी अमेरिकी नागरिक की अगर जान जाती है तो अमेरिकी कानून के मुताबिक वहां की सरकार बाध्य है परपेट्रेटर्स को ढूंढ करके सजा दिलाने के लिए। अगर उसको मैं यहां अप्लाई करूं तो ये तो जंग अमेरिका की तरफ से और ज्यादा बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि ईरान भी जवाबी हमलों में पीछे तो बिल्कुल नहीं हट रहा। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं आशीष। जहां तक यूएस का सवाल है, अमेरिका के अंदर एक भी नागरिक का मौत उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है और पूरा देश इसके पीछे लग जाता है कि किसी भी तरीके से वो युद्ध में उनके सैनिक न मरे। ये बात और है कि उनके यहाँ गनमैन स्कूल के अंदर और बाजार के अंदर वहां बीसीओ मार देते हैं, वो भी एक नजरिया है, लेकिन युद्ध के लिहाज से वो किसी भी सैनिक को खोना नहीं चाहते और वो वॉर परपिट्रेटर्स मान करके पूरा जोर लगा देते हैं दुश्मन को मारने के लिए। और ये एक पहलू है युद्ध का, एक पहलू है कि जी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं तो हम बदला लेंगे। लेकिन जो बड़ा मुद्दा जो जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ कि इनके पास में एटम बम है, परमाणु बम है, इनका हम मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करेंगे, हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बर्बाद करेंगे। सर, वो तो आईएईए को निरीक्षण के दौरान मिला ही नहीं। यही तो सवाल लगातार हम कर रहे हैं कि भाई आप हमले पे हमले किए जा रहे हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं का। और सर, दर्शकों को अगर नहीं पता हो तो बता देता हूं, ईरान ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया हुआ है, वो एनपीटी का सिग्नेटरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आईएईए लगातार कर रहा है, उनके रिपोर्ट आ रही है। और इससे पहले भी चाहे वो इराक रहा हो या वेनेजुएला रहा हो, कहीं भी बॉम्ब नहीं मिले, उन्होंने इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को निकाल दिया। मुद्दा क्या रहा अंत में? उसका तेल काबू करना था, वो उन्होंने काबू कर लिया। डिफेंस के स्टॉक्स मार्केट के अंदर आसमान पे चढ़े जा रहे हैं, तो उनको तो पैसा मिल रहा है जी। ये तो वॉर इज अ बिजनेस फॉर देम। युद्ध तो उनके लिए एक धंधा है जी, बिजनेस चला रहे हैं उसका कि आप तेल बेचिए, आप उनका हथियार बेचिए। इजराइल नहीं, इजराइल को ही कल उन्होंने कहते हैं 20,000 बड़े बॉम्ब दिए हैं जिनकी कीमत तकरीबन $700 मिलियन है और तकरीबन $300 मिलियन के और बम्स लेने की और एम्यूनिशन लेने की बात कर रहा है। तो ये तो जी बिल्कुल व्यापार है। इस व्यापार के चक्कर में बहुत सारे देश मारे जाते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है कि आप अपने फायदे के लिए करते हैं। हमारी तरह वसुधैव कुटुंबकम नहीं की बात करते वो लोग, हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये लोग डोमिनेशन की बात करते हैं और डोमिनेशन के बाद कहते हैं जी सब कुछ मेरा, तेरा कुछ ना हो। नहीं ब्रिगेडियर सर, इसीलिए तो उनको एकदम मैवरिक समझा जा रहा है। पूरी दुनिया कंडेम कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से झक्कियों की तरह एक के बाद एक फैसले करते जाते हैं, जिसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर आपको बताते हैं। दुबई के मरीना इलाके में ड्रोन अटैक किया गया है जिससे स्टार टावर को बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही एक ड्राइवर की वहां पर मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें फिर से, दुबई के मरीना इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है। मरीना वहां का वीवीआईपी इलाका है जहां पर विश्व भर के लोग घूमने जाते हैं, जिससे स्टार टावर को बड़ा नुकसान हुआ इस हमले में, साथ ही एक ड्राइवर की वहां पर मौत हो गई है। तस्वीरें देखिए, हम आपको एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से मरीना इलाके में हमला हुआ है। स्टार टावर को बड़ा नुकसान हुआ है, एक ड्राइवर की मौत हो गई है। ये वो स्टार टावर दुबई के मरीना इलाके में जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दुबई के मरीना इलाके में ड्रोन स्ट्राइक होने के बाद वहां की सड़कों पर भारी जाम लग गया। दरअसल ड्रोन से हमला किया गया और फिर उसे इंटरसेप्ट करने के बाद मरीना इलाके की सड़क पर भारी मात्रा में बाकायदा मलबा गिरा, जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मलबा वहां पर गिरा जिससे शेख जायद हाईवे पर भारी जाम लग गया। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो है वो शनिवार रात 10:30 बजे का है, जब दुबई की सड़क पर भारी जाम लग गया था। यूएई पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिससे इस खूबसूरत शहर को काफी नुकसान पहुंचा है। ब्रिगेडियर साहब, ये देखिए फिर दुबई में स्टार टावर पर हमला किया गया और एक ड्राइवर की जान चली गई, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले। सर जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि ये जो नेसेसरी
इविल समझ करके युद्ध का प्रकोप बढ़ रहा है, उसका खामियाजा आम नागरिक को या जो खाड़ी के और दूसरे देश हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जहां जहां पे भी यूएस के बेसेस हैं, एयर बेस हो चाहे आर्मी का बेस हो, उनकी रक्षा करना अमेरिका का जिम्मेवारी है। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जहां पे एयरबेस होगा उस देश की रक्षा करना अमेरिका का जिम्मेवारी होगा। लेकिन हमने पिछले 8 दिन में देखा है कि जहां जहां खाड़ी के दूसरे देशों में हमला कर रहा है ईरान, उसके सपोर्ट के लिए सिर्फ अमेरिका और इजराइल ईरान में हमले कर रहे हैं। ऐसा कोई और प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव मेजर मुझे उन देशों में नजर नहीं आता। हालांकि कुवैत ने, यूएई ने, इन्होंने अपने अपने सिस्टम्स लगा करके इन मिसाइल्स को गिरा रहे हैं। मेरी जो यूएई में बात हुई है दोस्तों से, वो बता रहे हैं कि जब मिसाइल को ऊपर इंटरसेप्ट किया जाता है तो डेब्री तो नीचे ही आनी है और उस डेब्री का नुकसान उन्हीं लोगों को होना है। कुछ महीने पहले मैं दुबई में था और जब मैं वहां पे फ्री फॉल के लिए गया था, स्काई डाइविंग के लिए, तो वही मरीना, वही पाम जुमेरा इतना खूबसूरत था। और आप ये जो न्यूज दिखा रहे हैं इसके हिसाब से तो बहुत ही दुख भरी बात है, लेकिन इसका कोई तोड़ भी आज की तारीख में नहीं है। युद्ध बढ़ता ही नजर आ रहा है। जी ब्रिगेडियर साहब, आऊंगा आपके पास। आप ठीक कह रहे हैं, साल के अंत में, नए साल की शुरुआत में मैं भी वहां परिवार के साथ था और बड़ा दुख होता है ये तस्वीरें देख करके। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं। दुबई पर हमले के बाद यूएई के राष्ट्रपति का बयान आया है। मोहम्मद बिन जायद अल नायन ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध के बीच उनका देश किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। दुबई में हमले के बाद यूएई का बड़ा बयान, जैसा मैंने आपको बताया, खतरों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यूएई के राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दी है। यूएई के लोग युद्ध के शिकार नहीं बनेंगे। यूएई के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, हम अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, हम अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। यूएई के लोग युद्ध से नहीं डरते। अब सीधे चलते हैं वॉर रूम जिया के पास इस वक्त की बड़ी खबर के लिए। बिल्कुल, वॉर रूम से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। खामनेई के खात्मे के बाद ईरान के समर्थन में अब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी उतर गया है और जंग के मैदान में हिजबुल्लाह उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये एक बड़ी जानकारी वॉर रूम से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार हिजबुल्लाह, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसने इजराइल पर एक बार फिर से कई प्रकार के हमले किए। इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह बड़ा काउंटर अटैक हुआ है। उत्तरी और मध्य इजराइल पर हिजबुल्लाह के ये हमले सामने आ रहे हैं और तेल अवीव पर भी हिजबुल्लाह ने अटैक्स किए हैं। यानी कि इजराइल के तेल अवीव में, जो कि एक बड़ा शहर है जहां पर लगातार सायरन की आवाजें अब सुनाई दे रही है, वहां पर हिजबुल्लाह ने सीधे अटैक्स किए हैं। इजराइल की तरफ से भी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को टारगेट किया गया और अब जानकारी ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह ने ईरानी मिसाइलों से बड़ा हमला यहां पर बोला है। इजराइल ने आयरन डोम की मदद से हमलों को रोकने का प्रयास भी किया है, लेकिन यहां पर जो कोशिश है वो यही है कि इजराइल का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी नाकाम किया जा सके। लगातार हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से कोशिशें की जा रही है। ओवर टू यू आशीष। बहुत शुक्रिया जिया। ये आशंका, इस पर सवाल ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे पहले भी करना चाह रहा था और देखिए बुलेटिन के दौरान ये खबर आ गई। यही तो आरोप है ईरान पर कि आप हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं। ये तो खतरा और बढ़ गया ना। अभी तो आप जंग में जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, अब इस तरह के आतंकी संगठन अगर समर्थन में उतर आते हैं तो सर आप इसको किस ओर जाते देख रहे हैं? आशीष, मैं इस एक मुद्दे पर 200% आपके साथ में हूं। इसकी वजह है कि आतंक विश्व में कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए और ईरान 1950 के दशक से आज तक इस आतंक को फैलाने में उसका बहुत बड़ा पिलर रहा है। ये जड़ है इस आतंकवाद की, चाहे वो पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान में आ रहा है या पूरे वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, इन सारी कंट्रीज के अंदर ये तीनों जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, हुतीज है, हमास है और हिजबुल्लाह है, ये इनके पैदा किए हुए ये राक्षस माफ है। कीजिएगा, एक सवाल बस मैं जोड़ना चाहता हूं, उसको आप बेहतर समझा पाएंगे। फिर इजराइल की इस आर्ग्यूमेंट में आप कितना दम मानते हैं कि वो दरअसल ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करता ही इसलिए है क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उससे भय है कि इस तरह के आतंकी संगठन वहां मौत का तांडव मचा देते हैं?
आखिर इसराइल पे हमला तो किया ना हमास ने। जी जी बिल्कुल, इजराइल जिंदा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है, ज्यूज का एग्जिस्टेंस खतरे में है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने उसके साथ किया, उसके बाद फिर मुसलमान देशों ने उसके साथ किया। उसने अब तक 6-7 युद्ध लड़ चुका है वो इन मुसलमान देशों से, और इसके बाद जब ये प्रॉक्सीज आ गए हैं, इससे तो उसका जीना और मुश्किल हो गया। तो जहां तक इजराइल की बात है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो भी लड़े, हिंदुस्तान अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए लड़े, कोई ऐतराज नहीं है। और मैं तो मतलब इस कदर इस हद तक कहना चाहूंगा कि किसी भी कीमत पर अगर हमको ये उग्रवाद खत्म करना पड़े तो वो साम दाम भेद और दंड लगा करके उसको खत्म करना जरूरी है। आऊंगा आपके पास, मौका लगा तो आप सही कह रहे हैं, जो इंडिया से आपने पैरेलल ड्रॉ किया उस पर भी जरूर बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो दर्शकों को बताना जरूरी है। इजराइल पर हमले के बाद उसकी वायुसेना ने हिजबुल्लाह पर कार्रवाई की है और आतंकी संगठन रॉकेट लॉन्चर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की बड़ी कार्रवाई। ये वो लॉन्चर्स थे, आपको बता दूं, जिससे इजराइल को लगातार निशाना बनाया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की वायुसेना की हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई। तस्वीरें देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने रॉकेट लॉन्चरों को, इन्हीं रॉकेट लॉन्चर्स से हमला किया था इजराइल पर। हिजबुल्लाह पर कार्रवाई के बाद आईडीएफ का एक बयान भी आया है, हिजबुल्लाह पर कार्रवाई जारी रहेगी। इजरायली सेना का यह बड़ा बयान आया है इस बड़ी कार्रवाई के बाद कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उनकी यह कार्रवाई जारी रहेगी।